आज का हमारा टॉपिक है मोहनजोदाड़ो। जब हम बात कर रहे हैं हड़प्पा के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा में एक शहर था मोहनजोदाड़ो। सबसे पहले मोहनजोदाड़ो को हम मैप में देख लेते हैं कि मैप में ये कहाँ पर देखने को मिलता है। जो मोहनजोदाड़ो है वह मैप में पाकिस्तान में देखने को मिलता है। और किस नदी पर है, तो ये सिंधु नदी के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? मोहनजोदाड़ो बसा हुआ है, जो कहाँ पर है? जो पाकिस्तान में देखने को मिल जाता है। यदि हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले जो जानकारी मिलती है वह है नियोजित शहरी केंद्र। पहली जो जानकारी मिल जाती है वह है क्या? नियोजित शहरी केंद्र की जानकारी मिल जाती है। दूसरी बात करते हैं तो यहाँ पर है जो नियोजित शहरी केंद्र है, उसमें नालों का निर्माण किया गया है जिसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, जो यहाँ पर बड़े स्केल पर देखने को मिलता है और ये इसकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। दूसरा है गृह स्थापत्य, मतलब कहा जाता है कि जो घर को बनाने की तकनीक थी, घर बनाने की विधि या तकनीक, वो काफी इनकी अलग और रोचक तरीके से देखने को मिल जाती है। इसके साथ तीसरी जो जानकारी है वह है इसमें दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है ऊपर का शहर और नीचे का शहर। इसे अलग अलग भागों में बांटा गया था। और इसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आता है और वह है सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। तो आज हम इन्हीं तीनों बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं क्लास। तो आइए चालू करते हैं इसके शुरुआती मुख्य बिंदु के साथ। कहता है संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। मतलब यह हुआ कि जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही सबसे पहली बार शहरी केंद्रों का विकास कर दिया गया। अब ये शहरी केंद्र का मतलब क्या होता है? जैसे कि आज के हम शहरों की बात करते हैं, तो आज के शहरों में जिस प्रकार से नालों का निर्माण किया गया है, घरों को बनाया गया है, यहाँ पर सड़कों को बनाया गया है, उसी प्रकार से 2600 साल पहले हड़प्पा में भी बनाया गया था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदाड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं, मतलब काफी नजदीक से देखने का काम करते हैं और उसके हर एक पहलू को गौर करेंगे। हालांकि मोहनजोदाड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। पुरा स्थल मतलब होता है प्राचीन स्थल है। सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, मतलब कि हड़प्पा को सबसे पहली बार खोजा गया था। मोहनजोदाड़ो को दो भागों में बांटा गया है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा कहीं बड़ा लेकिन निचले क्षेत्र में बनाया गया था। इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को समझ सकते हैं। जो काफी ऊंचाई पर बनाया गया था उसका नाम दुर्ग था, और नीचे वाले हिस्से में जो बनाया गया था उसका नाम था निचला शहर। तो ये यहाँ पर मोहनजोदाड़ो को दो भागों में बांटा गया था। यहाँ पे कहता है क्या, नक्शे पर रोमन लिपि के अक्षर उन विविध पुराविदों के नामों का संकेत करती है जिन्होंने मोहनजोदाड़ो के विविध क्षेत्रों में खुदाई करवाई। तो जिन लोगों ने भी इसको अलग अलग समय पर खोदने का काम किया था, उन्हीं लोगों के यहाँ पर कुछ संकेत रोमन भाषा में देखने को मिल जाती है। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे कहता है कि इन लोगों ने क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि जो दुर्ग की ऊंचाई है, ऊंचाई के कारण ऊंचाई का कारण ये था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची मिट्टी के चबूतरे पर बनाई गई थी। जैसे कि घर बनाते हैं तो घर को बनाने से पहले हमें एक बेसमेंट तैयार करना पड़ता है, और ये जो बेसमेंट बनाया गया था वह कच्ची मिट्टी के ऊपर बनाया गया था। इसलिए जो दुर्ग के घर हुआ करते थे काफी ऊंचाई पर दिखाई पड़ते थे। कहता है कि दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ ये था कि इसे निचले शहरों से अलग किया गया था। तो दुर्ग के चारों ओर किले बनाए गए थे ताकि यहाँ पर दोनों को अलग किया जा सके और बाहरी आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया जा सके। इसके लिए चारों ओर किले बनवाए गए थे। कहता है कि निचला शहर भी दीवार से घिरा घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, जो नींव का कार्य करती थी। नींव बना करके उनके ऊपर घर बनाया गया था। अनुमान लगाया जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घन मीटर मिट्टी ढोता होगा तो वह मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवस का, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। अब उसका मतलब ये हुआ कि जब हम घर को बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए हमारा जो बेसमेंट होता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर चबूतरा कहते हैं,
तो चबूतरों को बनाने के लिए कितना समय लगा? तो यहाँ पे कहता है क्या 40 लाख श्रमिक दिवस लगाए गए। मतलब कि एक दिन एक व्यक्ति यदि 1 घन मीटर मिट्टी को धोता है तो 40 लाख लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए लगाया गया था। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था, क्योंकि यहाँ पर जो घर को बनाने की प्रक्रिया थी वो चबूतरे के ऊपर ही बनाया गया था। तो ये इसकी विशेषता देखने को मिल जाती है। इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया, उसको फिर आगे बढ़ावा दिया गया। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, जो भले ही धूप में सुखा करके अथवा भट्टी में पका करके बनाई गई हो, लेकिन उनका जो आकार था वो निश्चित अनुपात में देखने को मिल जाता है, जहां उसकी लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी देखने को मिल जाती है। एक जो ईंट होता है उस ईंट के अंदर 3 चीजें होती है। पहला यदि आप देखेंगे तो पहला उसमें होता है एक्स अक्ष होता है, वाई होता है और जेड होता है, जिसे हम कह सकते हैं बेस है, हाइट है और इसका लेंथ है। तो इन तीनों के बेसिस पे देखा जाए तो इसकी जो चौड़ाई थी, देखो यहाँ पे लिखा गया है चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई। जो लंबाई है वो 4 गुनी है, जो चौड़ाई है वो दो गुनी है और जो ऊंचाई है वो 1 गुनी। मतलब कि यहाँ पर 4:2:1 में हमें क्या मिल जाता है? तो ईंटों का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है वो देखने को मिल जाती है। इस प्रकार की ईंटों का उपयोग हड़प्पा के बस्तियों में इसका इस्तेमाल किया गया था। आगे कहता है नालों का निर्माण। यदि आप इस नाले को देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इस प्रकार के नालों का निर्माण किया गया था। यदि आप लोगों ने कभी बाय चांस नालंदा खंडर गए होंगे तो नालंदा खंडर में आपको इसी प्रकार के नाले दिखाई पड़ जाते हैं, जो प्राचीन समय में बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल किया गया था। कहता है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक है ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। जल निकास का मतलब होता है कि यहाँ पर शहरों के अंदर जब पानी जमा हुआ करता था तो उसको निकालने के लिए या निकलने के लिए एक समान व्यवस्था की स्थापना की गई थी, जिसे बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल किया गया। कहता है यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों और गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड का मतलब होता है कि ये सभी के सभी एक दूसरे को समकोण पर काटा करते थे और हर एक गलियां जो होती थी, हर एक गलियों की अपनी एक विशेषता हुआ करती थी। गलियों में इनके मेन गेट खुलते थे और जो इनकी खिड़कियां हुआ करती थी वो भी इनके गलियों के अंदर ही खुला करती थी। इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था देखने को मिल जाती है और इसी के अनुसार यहाँ पर नालों का व्यवस्था भी देखने को मिल जाता है। जो नाले हुआ करते थे वह कुछ दूरी पर एक हौज से मिले होते थे, जो मेन हौज हुआ करता था। यहाँ पर इसके साथ साथ नालियों को ऊपर से ढका गया था, एक ढलान पर बनाए गए थे ताकि पानी का रुकावट कहीं पर भी ना हो और इसको साफ करने के लिए जगह जगह पर हौज तैयार किए गए थे। इसलिए कहता है कि इसे एक ग्रिड पद्धति के आधार पर बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके आसपास या अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया, घरों को बनाया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना जरूरी था, ताकि उससे निकलने वाला गंदा पानी डायरेक्ट कहाँ चला जाए? तो वह उस गंदे नाली में चला जाए। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में से एक ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस पर नियोजन में विविधता देखने को मिल जाती है। धौलावीरा और लोथल जो गुजरात के क्षेत्र हैं, इन स्थानों पर पूरी बस्ती किलेबंदी, मतलब पूरे पूरे बस्ती को ही किलों से घेर दिया गया था तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर दिया गया था। लोथल में दुर्ग दीवारों से घिरा तो था ही, पर कुछ ऊंचाई पर भी बनाया गया था ताकि यहाँ पर होने वाले बाहर से आक्रमण से इनकी सुरक्षा की जा सके। कहता है गृह स्थापत्य। कहता है मोहनजोदाड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मतलब कि यहाँ पर बड़े स्केल पर आवास का निर्माण किया गया था। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित था। मतलब कि जो घरों को बनाया गया था वो आंगन के चारों ओर रूम को बनाया गया और इसी रूम का इस्तेमाल यहाँ पर बड़े स्केल पर सामूहिक कार्यक्रम के लिए या फिर इनका रहने के लिए किया गया था और बीच में आंगन बनाया गया था। इस आंगन का उपयोग यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कामों के लिए किया गया।
कहता है कि आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए और आंगन का उपयोग खाना पकाने के लिए, कटाई करने के लिए, जैसे कई प्रकार की गतिविधियों के केंद्र के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया। खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ जाती है तो ज्यादातर लोग भारत के अंदर आंगन में ही सोया करते थे। तो यहाँ एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व है, क्योंकि लोग सामान्यतः अपने एकांत में रहने के लिए भी लोगों ने अपने घरों के सामने एक प्रकार का जो गैलरी होता है वहां पर दीवार को लगाने का काम किया। कहता है कि भूमि तल पर बनी दीवार में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं हुआ करता था। ऐसा इसलिए कि जब आप आंगन से अंदर क्यों जाओगे तो यहाँ पर एक दीवार लगा दिया गया, ताकि कोई भी व्यक्ति आंगन में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कोई देख ना पाए, इसके लिए ऐसा किया गया था। दूसरी बात, इस समय के घरों में किसी भी प्रकार की खिड़कियां देखने को नहीं मिल जाती है। खिड़कियां नहीं रहने से अंदर और बाहर, खास करके अंदर की जो जानकारी थी वो बाहर, और अंदर की जो गोपनीयता होती है वो बनाए रखने में ज्यादा आसानी होती है। हर घर का ईंटों के फर्श से बना होना अपना एक स्नानागार हुआ करता था, मतलब कि हर घर के अंदर एक बाथ टब हुआ करता था जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोगों ने नहाने के लिए किया था, जिसकी नलियां दीवारों के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी हुई करती थी। और कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां का भी अवशेष जानकारी मिल जाती है। कहता है कई आवासों में कुएं भी मिल जाते हैं और ऐसे कक्ष भी बनाए गए थे जिनमें बाहर से आया और जाया जा सकता है, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों के द्वारा किया गया था, मतलब कि जो गेस्ट होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। विद्वानों के अनुसार यहाँ पर एक अंदाजा लगाया गया कि मोहनजोदड़ो में हमें जो कुल कुएं पाए गए हैं तो इनके समय में कुल कुएं की संख्या लगभग 700 हुआ करती थी। मतलब इस समय जो कुएं की जानकारी मिल जाती है वो लगभग 700 कुएं की जानकारी मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ के घरों को बनाया गया था, यही उनके घरों का स्ट्रक्चर इस टाइप से देखने को मिल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है दुर्ग के बारे में बात करता है। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिसका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन का मतलब होता है पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, हवन करना या फिर विभिन्न प्रकार के सामूहिक पूजा का एक काम करना, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक था माल गोदाम। तो दुर्ग से हमें जो जानकारी मिलती है वो माल गोदाम की जानकारी मिल जाती है, जो एक विशाल संरचना थी जिसे ईंटों से बनाया गया था, लेकिन इसका जो निचला हिस्सा था वह ईंटों का था और ऊपर का जो हिस्सा था वह किसका बना हुआ था, तो वो लकड़ी का बना हुआ था। जैसे कि यदि आप इस प्रकार के स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, आपने देखा है पटना का गोलघर, जो पटना का गोलघर है वह भी एक प्रकार का माल गोदाम ही था, क्योंकि यहाँ पर खास करके बड़े स्केल पर जो भी अनाज हुआ करते थे उसको इकट्ठा किया गया था। लेकिन जो पटना का गोलघर है ये ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा दोनों के दोनों को यहाँ पर पत्थरों से बनाया गया था। लेकिन खास बात ये थी कि जो मोहनजोदड़ो में हमें पाया गया है, यहाँ के ऊपर के हिस्से को लकड़ी से बनाया गया था और नीचे के हिस्से को ईंटों से बनाया गया था। तो यहाँ पर हमें जानकारी तो मिल जाती है अनाज के गोदाम के बारे में, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा था ये अब खत्म हो चुका है। बस इसके कहीं कहीं पर इसके गड्ढों की जानकारी मिल जाती है, जिसका सामान्यतः प्रयोग पहले के जमाने में लकड़ी के गट्ठर को लगाने के लिए किया गया होगा। इसीलिए कह सकते हैं कि प्राचीन टाइम में इसके ऊपरी हिस्से को हम लकड़ी से बना हुआ हिस्सा मान सकते हैं, जबकि ऊपरी हिस्सा लकड़ी से बने होते थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए और विशाल स्नानागार सम्मिलित थे। मतलब कि यहाँ पर जो दूसरा बनाया गया वो विशाल स्नानागार था, पब्लिक बाथ टब था, बिगेस्ट, जो बहुत बड़े हुआ करते थे। इसका इस्तेमाल सामान्यतः यहाँ के लोगों के द्वारा बड़े स्केल पर पूजा पाठ के लिए किया गया था। कहता है विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ करता था। जैसे कि बीच में हमने बना दिया पब्लिक बाथ टब, इसके चारों ओर हमने बना दिया गलियारा। ये जो गलियारा हुआ करता था ये इनके आसपास लगाए गए कमरों से जुड़ा हुआ करता था, ताकि इसमें आप रूम को चेंज कर सके, अपने कपड़े को बदल सके। कहता है जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनाई गई थी। तो इसके यदि बात करते हैं स्नानागार के बारे में, देखो ये रहा आपका विशाल स्नानागार जहाँ पे मैंने डायग्राम किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर स्ट्रक्चर करके, देखो दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ये जो आप देख रहे हैं यही आपका विशाल स्नानागार है। यहाँ पर देखो इस साइड से और इस साइड से आपको 2 क्या मिलते हैं, सीढ़ियां मिल जाती है। कहता है जलाशय के किनारे पर ईंटों को जमाकर और जिप्सम के गारे का प्रयोग करके इसे जलबद्ध किया गया।
मतलब कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर जलाशय को बनाने के लिए, तो जलाशय को बनाने के लिए हमने किन किन चीजों का इस्तेमाल किया था। तो पहला तो था हमने जिसका इस्तेमाल किया वो था जिप्सम का इस्तेमाल था, जिप्सम। दूसरा था चूना पत्थर था, और तीसरा जो था वो था गारा। तो जिप्सम का ही गारे का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया, तो इसके जो फर्श हुआ करते थे उसको पक्का बना दिया गया, ताकि इसमें से पानी का लीकेज ना हो सके। कहता है इसके तीनों और कक्ष बने हुए थे, जिसमें से एक में एक बड़ा कुआं था, और जलाशय में पानी के एक बड़े नाले में बह जाया करता था, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला जो गंदा पानी था वो निकल करके सड़क के किनारे बनाए गए मुख्य नाले में मिल जाया करते थे। इसके उत्तर में एक नाले के दूसरी ओर अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। जैसे कि यदि आप इस मैप में देखोगे तो देखो यहाँ पर दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर देखो 8 स्नानागार है, और इस साइड में छोटे छोटे स्नानागार बनाए गए थे। इसमें कहता है कि प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी, और इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशेष संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका जो प्रयोग था वो विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया गया था। जैसे कि जब हम हवन कीर्तन करते हैं या फिर नवरात्रि करते हैं या फिर कोई बड़ा पूजा पाठ करते हैं तो हमें नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है। तो इसका भी जो इस्तेमाल था वो बड़े हवन कीर्तन करने के लिए, स्नान करने के लिए इसका इस्तेमाल बड़े स्केल पर किया गया था। इसमें कुछ मेन पॉइंट है, पहले हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐड किया गया है, अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। यहाँ से यदि हम बात करते हैं तो देखो कहता है क्या, नालियों के विषय में मैके। देखो नाली जो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में नालियों की जानकारी मिल जाती है, उसके बारे में किसने बताया था, लॉर्ड मैके ने बताया था। उसने वो क्या बताया था, कहता है कि निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सबसे संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है, और हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था, मतलब कि घर को जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे, और इन्हें एक ऐसी ईंटों से ढका गया था जिसे सफाई के लिए हटाया जा सके, मतलब रिमूवल टाइल्स बनाए गए थे ताकि ऊपर से इसको हटा सके। जैसे कि हमारे पास नाली है तो इसको ढकने के लिए जिस प्लेट का इस्तेमाल किया गया था उसे सफाई करने के लिए हम जब चाहें तब इसे हटा सकते थे। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूने पत्थर की पट्टिका का उपयोग किया गया। घरों की नालियां पहले को हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसके बाद ठोस पदार्थ जम जाया करते थे और गंदे पानी को नालियों में बहा दिया जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतराल पर सफाई के लिए हौदियां, जैसे कि कहते हैं ना कि दो नाली आ रही है, तो नाली आने के बीच बीच में हमने एक हौदी बना दिया ताकि इसके कचड़े को साफ किया जा सके या समय समय पर सफाई हो सके। यहाँ पे कहता है कि यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अलग अलग पड़े मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए व्यवस्था बनाई गई थी, जो दर्शाता है कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं गया था। अब देखो अनरेस्ट मैके ने एक किताब लिखी थी, इसका नाम था अर्ली साइंस सिविलाइजेशन, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, सॉरी अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, जिसे 1948 में लिखा गया था। और ये क्वेश्चन जो है ना आपका एमसीक्यू में और इसके साथ साथ आपके यूपीएससी जैसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आपका कई बार पूछ लिया गया है। कहता जल निकासी प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई सारी छोटी बस्तियों में देखने को मिल जाती है। जैसे कि लोथल के आवास के निर्माण के लिए वहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, और वही नालियों को पक्की ईंटों से बनाया गया था ताकि इसमें पानी का रिसाव ना से नमल की बिल्कुल भी ना हो सके। इसमें एक पॉइंट और दिया गया है, और वो है हड़प्पा के दुर्दशा। हड़प्पा की जो दुर्दशा थी वो कैसी थी, किस प्रकार से थी। कहता कि हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था जो ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह नष्ट कर दिया, मतलब कि वो खत्म हो चुका था क्योंकि लोगों ने उसकी ईंट को उखाड़ करके अपने घरों में लगा लिया। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल, जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। तो देखो भारत में पहली बार हड़प्पा सभ्यता की खोज करने के लिए कौन आया, तो वो था अलेक्जेंडर कनिंघम आया। उसने भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, जिसने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 10 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। मतलब कि हमने लगभग 100 मील की दूरी तक यदि ईंटों को बिछा सके, इतने ईंट हमने यहाँ से चोरी कर लिया था। इस प्रकार एक स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गई थी, और इसके विपरीत मोहनजोदाड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था।
मतलब आप कह सकते हो कि हड़प्पा खत्म हो चुका था, लेकिन मोहनजोदाड़ो अभी भी क्या था, सुरक्षित अवस्था में देखने को मिल जाता है। तो क्लास ये तो थे आज के हमारे टॉपिक मोहनजोदाड़ो के बारे में, इसकी विशेषता के बारे में, नियोजित शहरी केंद्र के बारे में, नालों के बारे में, यहाँ पर इनके गृहस्थ के बारे में कि इनके घर कैसे हुआ करते थे, किस प्रकार से हुआ करते थे, इसके बारे में आज हमने विस्तार से देखा। ये आपको कैसा जरूर बताइए और वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।